Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. And I'm Ruchi Sharma. You are watching the weekly wrap. Bitcoin rally stalls, Ether Solana jumps 19-month high. तो इस साल की शुरुआत में जहां हमने देखा कि बिटकॉइन लगभग $16,000 के आसपास ट्रेड करता था, तो वहीं अब रिसेंटली बिटकॉइन ने $45,000 टच किया है और बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है पूरी मार्केट पर। बात करें पूरी वेब3 मार्केट की तो ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट है। शुरुआत करें बिटकॉइन से तो अभी हमने देखा कि रिसेंटली वो $43,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और मेनली जो ये ऑप्टिमिज्म है ये BTC स्पॉट ETF की वजह से है। साथ में हाविंग भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो कहा जा रहा है एनालिस्ट के थ्रू की और ज़्यादा इसके प्राइस में बढ़ोतरी हम देख सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है ईथर पे भी दिखाई दिया। ईथर का प्राइस जहां ऊपर गया वहीं सोलाना का प्राइस 19-month हाई पर गया और बाकी जो टोकन्स है या कॉइन्स है सभी में एक उछाल हमने देखा है। और वेब3 मार्केट की जैसे हमने बात की तो वहीं मेटावर्स जो टोकन्स है जैसे कि AXS, सैंड या माना, तो सभी पास्ट 7 डेज से वो भी लगभग 7% से ऊपर हैं। तो जहाँ NFTs और मेटावर्स में हमने एक टर्बुलेंस पहले देखा है, तो अभी काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा इन्वेस्टर इंटरेस्ट इनमें आ रहा है। NFTs की भी वॉल्यूम ऊपर है, तो ओवरऑल पॉजिटिव सेंटिमेंट एक पूरी मार्केट में बना हुआ है। बिल्कुल विशाखा, बिल्कुल सही कहा आपने। करीब 1.5 साल से NFTs भी काफ़ी नीचे थी। मार्केट जो है ऑलमोस्ट मतलब इस तरह की बातें हो रही थी कि यार NFT मार्केट ही खत्म हो गई है, ये बिल्कुल अपने लो पर आ गया है। लेकिन अब जैसे बिटकॉइन और ईथर में हम रैली देख रहे हैं, तो वहीं इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट NFT सेक्टर पर भी पड़ा है, जहाँ पर जो मेजर ब्लू चिप NFTs हैं उनके फ्लोर प्राइस में हम 30% to 70% तक का जंप देख रहे हैं, which is very good and very positive. True. Moving on, India won't see crypto or Web3 bill for another 18 months, senior lawmaker says. तो जो इंडियन पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के चेयरमैन है जयंत सिन्हा, उन्होंने हाल ही में कहा कि अभी बहुत जल्द कम से कम मिड 2025 तक हम क्रिप्टो बिल या वेब3 लेजिस्लेटिव बिल जो है एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उनका कहना है कि जो रेगुलेटर्स हैं और जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो वेब3 के इनोवेशन पर तो काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, लेकिन उनको साथ साथ सेफ्टी साइड पर भी काम करना चाहिए और इन दोनों का बैलेंस क्रिएट करने में कम से कम 15 से 18 महीने का वक्त लगेगा। और ये जो जवाब है या कहीं जो बयान है उन्होंने हाल ही में जो चल रही है बेंगलुरु में इंडिया ब्लॉकचेन वीक, उसके दौरान उन्होंने ये अपना एक बयान दिया। और उनका ये भी कहना है कि इंडिया क्रिप्टो को लेकर बहुत ज़्यादा स्क्रूटनी में आ गई जब G20 की हमने प्रेसिडेंसी की, क्योंकि जहां इंडिया पुश कर रहा था ग्लोबल गाइडलाइंस के लिए फॉर क्रिप्टो, वहीं खुद इंडिया का कोई क्रिप्टो लेजिस्लेटिव बिल तैयार नहीं था। और 2021 से ही एक तरह से कह सकते हैं कि जो क्रिप्टो बिल है फ्रॉम इंडिया साइड वो कहीं ना कहीं कोल्ड स्टोरेज में है। तो हालांकि उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने में वक्त लगेगा, तो 2024 में तो हम उसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं 2025 के मिड में जो ये क्रिप्टो बिल है, लेजिस्लेटिव बिल है, वो शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। तो अभी क्रिप्टो एंथुसियास्ट के लिए मैं यही कहूँगी कि एक लंबा इंतजार फिर दिख रहा है। उनकी आस अभी भी जारी है या उनको अभी भी आस है कि कुछ जल्द से जल्द रूल्स आ जाए, पॉजिटिव आएगा। जी। मूविंग ऑन, 28 crypto VDA providers register with FIU India to comply with PMLA norms. तो हमने देखा कि अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जितने भी VDA सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या इंडिया की जो प्रोमिनेंट एक्सचेंजेस हैं जैसे CoinSwitch, WazirX या CoinDCX, इन सभी ने FIU यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ में रजिस्टर कर लिया है। तो हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री पहले PMLA यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत उन्होंने जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर्स थे, VDA सर्विस प्रोवाइडर्स, सभी को एक रिपोर्टिंग एंटिटी की तरह एड्रेस किया था। वो कहा था कि वो एज रिपोर्टिंग एंटिटीज़ होंगी। तो जितनी भी ये रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं इन्हें इस एक्ट के तहत ज़रूरी है कि जितने भी KYC डिटेल्स हैं लोगों की या जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जी बिल्कुल, जितनी भी डिटेल्स हैं वो सभी रखें अपने पास और इनको भी, और साथ में जितने भी ऑफशोर क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं उन्हें भी एज रिपोर्टिंग एंटिटी कहा जा रहा है। तो अभी तक लगभग जैसे हमने देखा कि काफ़ी लंबा इंतज़ार करना होगा। अभी एग्जैक्ट रूल्स क्या होंगे क्रिप्टो को लेकर इंडिया में वो नहीं पता है अभी तक, लेकिन फिर भी जो इन्वेस्टर्स का या कहें कि जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका इंटरेस्ट नहीं नीचे गया है। तो अभी भी वो इंटरेस्टेड हैं और लगभग 28 ऐसे जो प्रोमिनेंट एक्सचेंजेस या VDA सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी FIU के साथ में रजिस्टर कर लिया है। बिल्कुल। Moving on, cryptocurrencies are a store of value for many across the world. ECB, तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के एक वर्किंग पेपर में रिवील हुआ है कि
जो बिटकॉइन है या बाकी क्रिप्टो करेंसीज है उन्हें स्टोर ऑफ वैल्यू ग्लोबली यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर ECB जो कि 1 साल पहले बिटकॉइन को क्रिटिसाइज़ कर रहा था, अब उन्हीं के वर्किंग पेपर से ये सब रिवील हो रहा है कि जो भी कंट्रीज़ हैं जिसमें इन्फ्लेशन हाई है या फिर जो उनके जो एक्सचेंजेस के रेट्स हैं वो डिप्रिशिएटिंग है, वहाँ पर ये प्रूव हुआ है कि बिटकॉइन या बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो एक बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू प्रूव हो रही हैं। और साथ ही साथ इस वर्किंग पेपर ने ये भी वार्न किया है कि जो भी मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं वो सारी कंट्रीज जिनकी डोमेस्टिक करेंसी की परचेजिंग पावर गिर रही है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो एसेट्स को जो है वो यूज़ किया जाएगा। तो एक पॉजिटिव साइड दिखाता है क्रिप्टोज का ये। मूविंग ऑन, द सैंडबॉक्स पार्टनर्स विद हंगामा फॉर अ मेटावर्स एक्सपीरियंस। So Sandbox is really creating hangama in metaverse क्योंकि उसने अभी बिल्कुल अभी काफ़ी ज़्यादा पार्टनरशिप्स की है, जैसे कि एंटरटेनमेंट टाइकून है शिमारू या CoinDCX। तो अब उन्होंने रिसेंटली पार्टनरशिप की है बॉलीवुड हंगामा के साथ में, और ये हमें एक इमर्सिव एक्सपीरियंस, जितने भी यूजर्स होंगे सैंडबॉक्स के वो उन्हें इमर्सिव एक्सपीरियंस देंगे। जो एक फ्यूचरिस्टिक मुंबई सिटी है, किसी ने आई डोंट थिंक इमेजिन भी किया होगा कि कैसी दिखेगी, या तो वो उनके उसके साथ साथ में वो एक शॉपिंग हो गया या वर्चुअल कॉन्सर्ट्स हो गए, तो ये सारे एलिमेंट्स वो जोड़ने वाले हैं। नाइट क्लब हो गया। सो आई थिंक दिस इज़ अ रियली ग्रेट इनिशिएटिव और बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होने वाला है, बिकॉज वो बॉलीवुड के मैजिक को रिक्रिएट करने वाले हैं मेटावर्स में विद इंडियाज रिच सिनेमैटिक हिस्ट्री। मतलब कि जो मेटावर्स स्पेस है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होने वाली है। Moving on, Israel taps AI for airstrike targeting, doubling the number of potential sites. तो हम सब जानते हैं कि हमास और इजराइल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है फिलहाल, और जो इजराइल डिफेंस फोर्स है उन्होंने शोकेस किया है AI पावर्ड टारगेटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि उन्होंने कहा कि तब से ही एक्टिव है जब से हमास ने एक सरप्राइज टेररिस्ट अटैक किया था ऑन इजराइल ऑन October 7th। और ये जो AI पावर्ड टारगेटिंग सिस्टम है, इसे कई इंटेलिजेंस यूनिट्स जो है वो यूज़ करी, जैसे कि इजराइल का एयरफोर्स इंटेलिजेंस, नेवल इंटेलिजेंस और सदर्न कमांड इंटेलिजेंस सेंटर। और इससे ये होता है कि जो AI है वो कुछ रिकमेंडेशंस करता है, जिन्हें फिर ह्यूमन एनालिसिस जो होते हैं, एनालिटिक्स होते हैं, वो उसे रिव्यू करते हैं। और इस सिस्टम के ज़रिए अभी फ़िलहाल हमास के कुछ 15,000 पोटेंशियल टारगेट्स को जो है वो देख लिया गया है, आइडेंटिफाई कर लिया गया है, और कुछ और थाउजेंड्स ऑफ टेररिस्ट टारगेट्स हैं जिन्हें कि आइडेंटिफाई किया गया है। वही अगर हम इस नंबर को कंपेयर करें 2014 में जब हमास के साथ वॉर हुआ था उसमें, तो वहाँ तब सिर्फ कुछ 5,000 या 6,000 साइट्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया था। तो विद दिस न्यू टेक्नोलॉजी द नंबर हैज़ ऑलमोस्ट मोर देन डबल्ड। वाह, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इजराइल को वैसे भी जाना जाता है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं बहुत ही एडवांस्ड हैं, वो किसी भी सेक्टर में हो। और अगर हम AI की बात करें या साइबर सिक्योरिटी जो आजकल टॉक ऑफ द टाउन है, तो काफ़ी ज़्यादा थ्रेट्स हो रहे हैं, तो वो साइबर डोम का यूज़ करते हैं। तो ऐसे काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं, एंड आई थिंक उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये। बिल्कुल। मूविंग ऑन, AstraZeneca पार्टनर्स विद AI कंपनी टू फाइंड क्योर फॉर कैंसर। तो एस्ट्राजेनेका, जिसने कि कोविड-19 वैक्सीन भी बनाई थी, अब वो US बेस्ड AI एक फर्म है, उसके साथ में पार्टनरशिप कर रहा है, और ये साथ में मिलके कैंसर के लिए एंटीबॉडी लेकर आने वाले हैं। एक्चुअली जितनी भी अभी तक एंटीबॉडीज़ हैं उनसे ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होगी और इम्प्रूव्ड वर्जन होगा उनका। और अभी तक ये क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि कौन से टाइप का कैंसर के लिए यूज़ की जाएगी, लेकिन बहुत ही अच्छा आई थिंक इनिशिएटिव है। और साथ में एस्ट्राजेनेका जो है वो R&D में या जितने भी पेमेंट्स होंगी सब में लगभग 247 मिलियन जो है इन्वेस्ट करने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो आई थिंक हेल्थ केयर सेक्टर में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, ये बहुत बड़ा सक्सेस होगा, एंड ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद होगा। Exactly. So that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.TV. And for more information and stories, log on to our website www.3wordstv.io or scan the QR code. Have a great weekend.